नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज संडे है, आमतौर पर छुट्टी मानी जाती है, मगर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा बिजी डे है। योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से वाराणसी गए, एबीवीपी के छात्रों से मिले, फिर रविदास मंदिर गए और उसके बाद सीएम योगी वाराणसी से वापस लखनऊ लौटे। लखनऊ में एक हॉस्टल का भूमि पूजन किया, फिर ग्लोबल समिति की तैयारियों का जायजा लिया। यानी एक दिन में 4 कार्यक्रम। योगी की यही सक्रियता विपक्षी हजम नहीं कर पा रहे और उनकी रणनीति की काट खोज नहीं पा रहे हैं। पहले धर्म फिर जाति का सहारा लिया, मगर सारे प्लान फेल हो गए। किस तरह सीएम योगी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की गई और वो अर्जुन की तरह अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यह हम आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो मुझे? जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मत और मजहब के आधार पर विभाजन की इन रेखाओं ने उत्तर प्रदेश की अपूर्णीय क्षति की है। वो व्यवस्था और आज की व्यवस्था, अभी हमने मंच से कहा सबका साथ सबका विकास, वो कुछ का विकास और कुछ का साथ कुछ का विकास करते हैं, इसमें उनकी राजनीति का पराभव यानी समाप्ति की ओर। अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना। ये वो चक्रव्यूह है जिसे विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बनाया था। इस चक्रव्यूह में कई चेहरे हैं, कई फार्मूले हैं। 2024 का किला जीतने के लिए नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सेनापति यानी योगी आदित्यनाथ को इस चक्रव्यूह के जरिए कमजोर करने की कोशिश की गई है, मगर न तो दांव काम आया न चेहरे काम आए। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लिए जितने भी प्रयोग आजमाए वो सारे फेल हो गए, या यूं कहें बैकफायर कर गए। याद रखना, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, मत और मजहब के आधार पर विभाजन की इन रेखाओं ने उत्तर प्रदेश की अपूर्णीय क्षति की है। एक और इन विकृतियों को सर्वथा समाप्त करके हमें उत्तर प्रदेश को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। 2024 में मोदी को हराना है तो उसके लिए योगी को कमजोर करना होगा। यूपी में इसी मंसूबे के साथ समाजवादी पार्टी अपने प्लान बना रही थी, मगर एमएलसी चुनाव के नतीजे आए तो एक भी सीट नहीं मिली। रामचरितमानस का मुद्दा उठाया तो समाजवादी पार्टी में ही फूट पड़ गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ब्राह्मण और सवर्णों को जगह नहीं दी तो ब्राह्मण नेता नाराज हो गए। जिन दलितों का वोट पाने की हसरतों के साथ बैक टू बैक जातिगत कार्ड खेले, उसी दलित समुदाय के लोग अखिलेश यादव की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। एक तरह से कहें तो हिंदुओं को जाति में तोड़ने की कोशिश की गई, मगर हुआ उल्टा। हिंदू वोटर्स अखिलेश यादव से टूट गए। बीते 10 दिनों में यूपी की सियासत में कई ट्विस्ट आए हैं। समाजवादी पार्टी ने कई सारे दांव चले हैं, लेकिन ये दांव सटीक साबित नहीं हो पा रहे। समाजवादी पार्टी ने पहले रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए, फिर रामचरितमानस का विरोध करने वाले शख्स स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव पद का जिम्मा सौंप दिया। उन्हें जाति जनगणना के लिए आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत भी कर दिया। नई टीम बनाई, उसमें भी ऐसे चेहरों को तरजीह दी गई जो पिछड़े थे। दलित, पिछड़े और मुस्लिमों का गठजोड़ बनाने की कवायद की गई। जो नई कार्यकारिणी आई उसमें 9 मुस्लिम हैं, 11 यादव हैं और 25 ऐसे लोगों को रखा गया है जो गैर यादव ओबीसी चेहरे हैं। तो एक कोशिश की गई है कि राम की छतरी के नीचे से जो राम को मानने वाले लोग हैं उनमें से पिछड़ों, दलितों को अलग कर दिया जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का ये पैंतरा असरदायक साबित नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो एमएलसी चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। क्या उम्मीद करते हो आप उत्तर प्रदेश में इस तरह के चुनाव फेयर हो पाएंगे?
हालांकि चुनाव जो हुए हैं और जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका काम करने का तरीका यही है कि जो मतदान अपनी इच्छा से देना चाहेगा वो भी नहीं डाल पाएगा। अखिलेश को यूपी में अकेले मोदी से लड़ना पड़ता है, मगर 2017 के बाद से उनके सामने अब योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। इसीलिए हड़बड़ी में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिनका रिजल्ट अखिलेश को पहले से पता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाए गए दोनों पोस्टर अलग अलग दिन के हैं, मगर इसमें एक समानता है, वो है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश ने हिंदुओं को जाति में बांटने का फार्मूला बनाया। जिस M+Y फार्मूले के जरिए समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता हासिल करती है, उसके फेल होने पर अब उसे MYD कर दिया, यानी मुस्लिम, यादव और दलित का कॉम्बो। मगर मायावती ने अखिलेश के इस प्लान को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने अखिलेश को उन पुराने दिनों की याद दिलाई जब उन्हें समाजवादी पार्टी ने ठगा था। मायावती नहीं चाहती जिन दलितों को उनका वोट बैंक कहा जाता है वो अखिलेश की तरफ 1% भी जाएं। यही वो बात है जो समाजवादी पार्टी के योगी विरोधी प्लान पर पलीता लगा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ जनता के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और जनता का आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ है। वो निरंतर मजबूत होंगे और समाज की जो विभाजनकारी शक्तियां हैं और विपक्ष जिनको प्रश्रय देता है, ये लोग निरंतर कमजोर होंगे और आगामी आने वाले सभी चुनाव में जनता इनको बाहर करने का काम करेगी। अखिलेश यादव का वोट पाने के लिए जो MY समीकरण हुआ करता था, उसका मतलब यूपी में अब मोदी योगी हो गया है। जो दावा करते थे कि मुसलमान उनके साथ हैं, यादव उनके साथ हैं, उनके चेहरे पर अब निराशा है, हताशा है और आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत 23.26% था, वो 2014 में मोदी के आते ही 22.35% रह गया है। वो भी तब जब मुलायम परिवार के 5 सदस्य चुनाव जीते थे। मगर 2019 में ये आंकड़ा तेजी से घटा और समाजवादी का वोट प्रतिशत करीब 4.5% से घटकर 17.96% पर आ गया है। हालांकि अखिलेश को 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बात समझ आ गई है और वो ये है कि दलितों के समर्थन से उनकी सीटें बढ़ सकती थी। 2014 में जब बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, तब उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती ने अखिलेश के साथ हाथ मिलाया तो ये आंकड़ा 10 सीटों का हो गया। बुआ बबुआ की ये जोड़ी कुछ वक्त के बाद टूट गई, मगर अखिलेश को दलित वोटों में आस दिखने लगी। चूंकि बीजेपी ने यूपी में सभी 80 सीटें इस बार जीतने का प्लान बनाया है और अखिलेश का जोर अपनी सीटें बढ़ाने पर है, इसलिए उन्होंने जाति जाति खेलना शुरू कर दिया है। यह अलग बात है कि ये दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। व्यवस्था अभी हमने मंच से कहा सबका साथ सबका विकास, वो कुछ का विकास और कुछ का साथ कुछ का विकास करते हैं, तो इसलिए उनकी राजनीति का पराभव यानी समाप्ति की ओर। सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, सत्ता के बिना समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी और उनके गुंडे, उनके अपराधी और उनके समर्थक तथा कथित जो भी गलत रास्ते पे चलते हैं वो सब तड़पते हैं। अखिलेश यादव अब दावा कर रहे हैं कि वो राम भक्त हैं। वो न तो भगवान राम के खिलाफ हैं और न ही रामचरितमानस के विरोध में हैं। हालांकि उनके ये तेवर तब नरम पड़े जब उन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की खुली खिलाफत पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने की और रोली तिवारी ने रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की टाइमिंग को ही घेर लिया। समाजवादी पार्टी के नए नए राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए शिवपाल यादव ने भी इससे किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो केवल ये भड़काने में लगे हुए हैं। जबकि देखिए हम सब लोगों ने जोड़ दिया है जो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है, तब भी इसको तूल दे रहे। और ये जो बड़बोले मंत्री हैं
बोले मंत्री अभी जब मैनपुरी चुनाव हुआ था तब गए थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, तो वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया है। रामचरितमानस के जरिए योगी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था। रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर ये कोशिश की गई कि किसी तरह योगी एक्शन ले और उन्हें दलित विरोधी घोषित किया जा सके, मगर ऐसा हुआ नहीं। सीएम योगी ऐसे किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसे। उनकी नजर 2024 के मिशन पर ही टिकी रही। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो मुझे? यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, हम किसी को अपमानित नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान विष्णु से लेकर के जितने भगवान हैं अवतार, उन सबका हम लोग मानते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका मानते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, वो एक्सप्लेन कर दें, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। चूंकि दिल्ली की सत्ता तय करने में यूपी की 80 सीटों का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के फार्मूले से अलग सबका साथ सबका विकास जारी रखा है। और इसी का नतीजा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ओबीसी के 47% वोट मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में गैर यादव ओबीसी वोट 44% मिला। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 7% मुस्लिम वोट दिया गया। हिंदी हार्टलैंड खास तौर पर यूपी में यही वोटर मोदी की मजबूती बनाते हैं और विपक्ष इससे घबराया हुआ है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर विश्वास करते हुए उनके साथ जुड़ रहा है। आप उदाहरण देखिए, चाहे रामपुर का विधानसभा उपचुनाव हो, आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, हर जगह मुस्लिम समाज ने पूरे खुले मन से योगी सरकार को स्वीकारा है। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे भी, और आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम लोकसभा सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। यूपी में मायावती का जोर उतना नहीं दिख रहा जो 2014 के पहले हुआ करता था। इसीलिए सारी लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की रह गई है और 2024 के लिए अखिलेश यादव की तरफ से बहुत जोर आजमाइश हो रही है। हालांकि मोदी और योगी की जोड़ी अखिलेश को झटके पर झटके दिए जा रही है, जिसकी मुहर लोकसभा सीटें लगा रही हैं, विधानसभा चुनाव लगा रहे हैं, विधान परिषद में भी नजर आ रहा है। बीजेपी के अब 77 एमएलसी सदस्य हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के हैं, जिनकी संख्या 9 है, बीएसपी के सिर्फ 1 हैं। शिक्षक गुट का 1 एमएलसी और निर्दलीय कोटे से 4 एमएलसी हैं। अपना दल एस, निषाद पार्टी और जनसत्ता दल के 1-1 सदस्य हैं। 5 सीटें फिलहाल रिक्त हैं। 100 सदस्यीय विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है और 10% सदस्य होने वाली पार्टी को विपक्ष की जिम्मेदारी मिलती है, उसके हिस्से में नेता प्रतिपक्ष का पद आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ताकत इतनी कम हो गई है कि उसके केवल 9 सदस्य इस समय विधान परिषद में मौजूद है। मतलब नेता प्रतिपक्ष पर जो उसका दावा है वो कमजोर हो गया है। अखिलेश यादव की कोशिश थी कि इस बार जो विधान परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें 1 सीट और हासिल कर ली जाए, मतलब 10% सदस्य संख्या हो जाए तो नेता प्रतिपक्ष उसके हिस्से में आ जाएगा, वो पद समाजवादी पार्टी के कोटे में चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ की बेहतर रणनीति के चलते समाजवादी पार्टी इस विधान परिषद चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का प्लान 2024 2 तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ 48 मंत्रियों को 75 जिलों का प्रभार दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के हर कार्ड को फेल किया जा रहा है। और जिस तरह से बीजेपी को बम्पर समर्थन मिल रहा है, वो विपक्ष की बेचैनी को बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश में थे, मगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े थे और वाराणसी में इस बात पर मोहर भी लगे। विपक्ष को यह समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। 2024 से पहले सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश में जुटे विपक्ष को मोदी योगी की जोड़ी ने
फेल करने के लिए उन्हीं की चाल चली। आपको दिखाते हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैदासियों के लिए पैगाम लेकर दलित आस्था के सबसे बड़े केंद्र यानी सीर गोवर्धन पहुंचे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविदास की जन्मस्थली पर शीश नवाया और दलितों को बहुत बड़ा मैसेज दिया। प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि संत रविदास जी की 646वीं जयंती पर समस्त देशवासियों की ओर से उनको श्रद्धापूर्वक कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। संत रविदास जी के विचारों का विस्तार असीम है। उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन स्मारकों या घाटों पर जाते रहे हैं जो संत रविदास से जुड़े हैं। उसी प्रथा को अब योगी आदित्यनाथ यूपी में आगे बढ़ा रहे हैं। मकसद साफ है, बीजेपी दलितों के विकास की पक्षधर है और इसके लिए मेगा प्लान बनाया गया है। दलित आस्था के सबसे बड़े केंद्र सीर गोवर्धन में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज संत रविदास की जयंती पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। ये संत रविदास का प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्तों का रेला है वो लगा हुआ है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से जो रैदासी हैं, जो संत रविदास के अनुयायी हैं, वो उनके आज दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने इस मंदिर में दर्शन पूजन किया, इसके बाद लंगर छका और साथ ही जो एक समरसता का संदेश है उसे देने की कोशिश की। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद वो नहीं पहुंच सके थे, लेकिन उन्होंने जो रैदासियों के लिए अपना संदेश था वो दिया। सरकार भी लगातार इस पूरे जन्मस्थली को के कायाकल्प के लिए लगातार लगी हुई है। इस पूरे इलाके को कॉरिडोर के शक्ल दिया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा था कि उज्जैन के महाकाल के साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था, उसी तरीके से इस पूरे इलाके को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक आधुनिक लंगर हॉल बना है और साथ ही अब यहाँ पर पार्क और म्यूजियम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दलितों को लेकर सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी बीजेपी को दलित विरोधी बता रही है, जबकि मोदी और योगी बिना कुछ कहे अपने ही अंदाज में जवाब दे रहे हैं। प्रदेश की सरकार की बनती है, उसको निभाते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी जो पिछले सालों में श्री गुरु रविदास जी जन्मस्थान मंदिर के लिए जो सेवाएं निभाई हैं, की हैं, उसके लिए हम अपने ट्रस्ट की ओर से आभारी हैं, खुशी हैं। राजनीति में रणनीति, समीकरण और विकास से लेकर कई मुद्दे मायने रखते हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी होता है माहौल। बीते कई सालों से देश भर में बीजेपी के सामने कमजोर और मुद्दा विहीन विपक्ष माहौल तैयार करने की कोशिश करता दिखा है, जिसने इस धारणा को मजबूत कर दिया है कि बीजेपी के हिंदुत्व की काट किसी के पास नहीं। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।